स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर पे। कल अपने दोस्तों बात की थी अम्लीय मृदा और अम्लीय मृदा के अपने इस बारे में पढ़ लिया था कि कैसे वो बनती है और उनका सुधार कैसे करेंगे और उनका पादप पे क्या प्रभाव रहता है। ठीक है, आज अपन दोस्तों बात करेंगे लवण प्रभावी मृदा। कल अपन थोड़ी सी बात की थी इनके बारे में, लेकिन आज अपन देखेंगे कि लवणीय मृदा क्या है, कैसे बनती है, किसे कहते हैं लवणीय मृदा, और फिर लवणीय मृदा का भी अलग अलग टाइप पढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि लवण के आधार पर मृदाओं को 3 भागों में आगे चल के बांटते हैं। ठीक है, फिर उनको गेद्रोइज नामक वैज्ञानिक ने उन्होंने अलग अलग उनको नाम भी दिए थे, तो उनके बारे में अपन डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आ जाओ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों अगर पहले बार वीडियो देख रहे तो। चलो अपन बात करते हैं आज लवण प्रवाहित मृदाएं की। ठीक है, अब बात करें दोस्तों लवण प्रभावित मृदाएं तो कहाँ बनेगी, तो ध्यान रखना लवण प्रभावित मृदा अपने कल देखा था कि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, क्षेत्र बोल सकते हैं या जलवायु बोल सकते हैं अपन। ठीक है, शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु में लवणीय मृदाएं पाई जाती है या बनती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो बारिश होती है वो मानसून के दौरान वर्षा होती है, तो मानसून के दौरान वर्षा होती है उस टाइम तो क्या है कि लवण क्षार घुल के नीचे चले जाते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ते हैं, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़े जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे से क्या है दोस्तों, जो जल रहेगा वो तो उड़ जाएगा और लवण और क्षारों को क्या वहां पे मृदा की सतह पर छोड़ जाएगा। कि भाई वाष्पीकरण की क्रिया के दौरान जल तो क्या उड़ जाएगा, जल तो यहाँ के वायुमंडल में चला जाएगा। ठीक है, और जो लवण क्षार रहेंगे, जो लवण और क्षार रहेंगे उनके ऑक्साइड को क्या हो मृदा की सतह पर छोड़ जाएगा, और मृदा की सतह पर छोड़ जाने के कारण अर्धशुष्क क्षेत्रों में लवणीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इसकी एक प्रोसेस होती है दोस्तों लवण क्षार लवणीय मृदा बनने की, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अपन थोड़ी बेसिकली बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में कितनी है, कौन से सोल के अंदर आती है, और भारत में कितनी % लवणीय मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई कि किन क्षेत्र में पाई जाती है लवणीय मृदाएं, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में। अब बात करें अपन दोस्तों कि शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र, अपने पहले क्लास ली थी जो शुरू में 3-4 क्लास है उनके अंदर अपने पढ़ा था कि मृदा के गण, मृदा कितने प्रकार की होती है, तो अपने उसमें पढ़ा था कि मृदा कितने प्रकार की होती है, 12 गण होते हैं मृदा में। कितने होते हैं, 12 गण। ठीक है, उस 12 में से अपने दोस्तों एक गण पढ़ा था, आपको पता हो तो एरिडीसोल। क्या पढ़ा था, एरिडीसोल। एरिडीसोल नामक गण पढ़ा था। आप ध्यान रखना जो एरिडीसोल गण है दोस्तों, जो एरिडीसोल गण है, एरिडीसोल गण किन क्षेत्रों वाली मृदाओं कहते हैं, किन क्षेत्र वाली मृदा इसमें आती है, तो ध्यान रखना एरिडीसोल में शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा, पाई जाने वाली मृदा, जो शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है वो एरिडीसोल गण के अंदर आती है। ये मान सकते हैं कि अपन जो लवणीय मृदाएं होती है, जो लवणीय मृदाएं होती है, कैसी मृदाएं, लवणीय मृदाएं, जो लवणीय मृदाएं होती है दोस्तों वो आती है किसके अंदर, एरिडोसोल गण के अंदर आती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में कौन सा गण पाया जाता है, मृदा का एरिडोसोल गण पाया जाता है। और एरिडोसोल गण वाली मृदाएं कहाँ पाई जाती है, शुष्क व अर्धशुष्क। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन हो गया दोस्तों अपना कि शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में कौन से गण की मृदाएं पाई जाती है, तो ध्यान रखना शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में एरिडोसोल गण वाली मृदाएं पाई जाती है। एरिडोसोल मृदा किसमें कहते हैं, एरिडोसोल मृदा होती है जिसमें लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। कौन से किसे कहते हैं, उन क्षेत्रों या उस गण की मृदा को कहते हैं जिसमें नमक की मात्रा बोले तो लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये तो होगी दोस्तों अपने बेसिकली बात। अब अपन बात करें कि सबसे ज्यादा अपने भारत में लवण प्रभावित मृदाएं कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा अपने भारत में लवण प्रभावित मृदाएं कहाँ पाई जाती है। भारत की बात करें तो अपना गुजरात भाई आता है 1 नंबर पे। कौन आता है, गुजरात आता है 1 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में आता है यूपी, सबसे ज्यादा पाई जाती है गुजरात में, उसके बाद में पाई जाती है यूपी। ठीक है, सबसे ज्यादा लवण प्रभावित मृदाएं अपने भारत में बात करें, सबसे ज्यादा भारत में। ठीक है,
भारत के अंदर ध्यान रखना, भारत में आता है, ठीक है। भारत में आता है गुजरात 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे आता है अपना यूपी। यूपी में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं सर्वाधिक लवण प्रभावित मृदाएं, उसके बाद में लवण प्रभावित मृदाएं आती है यूपी में, ठीक है। अपन बात करें राजस्थान की, क्या बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में कितने प्रतिशत लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। बात किसकी करें, राजस्थान की, तो ध्यान रखना राजस्थान में मृदाएं पाई जाती है अपने लवण प्रभावित मृदाएं 3 राजस्थान में ध्यान रखना, ठीक है। 3.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। 3.75 लाख हेक्टेयर मृदा में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती है क्षेत्र में, ठीक है। तो इतनी तो अपने राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में कितनी प्रतिशत, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन होगा दोस्तों, और बहुत बार आपको न्यू टाइप में अब जो बीएससी के एग्जाम लगते हैं उनमें न्यू टाइप में क्वेश्चन आता है, राजस्थान में कितने क्षेत्र में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती है, तो ध्यान रखना राजस्थान में कितने क्षेत्र में पाई जाती है 3.75 लाख हेक्टेयर में, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन राजस्थान की, इसके बाद किसकी बात करें राजस्थान की, तो दोस्तों सॉरी इसके बाद में अपन इंडिया की बात करें। इंडिया में कितनी लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती है, किसकी, भारत की। तो दोस्तों भारत में ध्यान रखना आपको, भारत में पाए जाते हैं 67.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 67.45 लाख हेक्टेयर में, ठीक है। ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अगर आप ढंग को, मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे आराम से पढ़ते चलो दोस्तों। बहुत बार गया, बहुत से क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, ये मान लो कि आपकी कॉम्पिटिटिव तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी, थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयारी। दोस्तों आपको समझना है, आपको चीज रटना नहीं है, रटने से ज्यादा चीज समझने से ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो रटने वाली विद्या अपन को नहीं करनी है, अपन को समझ आना है कि कौन सी। अब अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर, अपन पहले पढ़ा था कि लवणीय मृदा कैसे बनती है, सॉरी अम्लीय मृदा कैसे बनती है तो फिर अपन जो चूना डालेंगे तो वो रिएक्शन करके कैसे लवणीय मृदा को अपन सुधार सकते हैं। तो ये बेसिक चीज है दोस्तों, इनको समझना होता है, इनका एक कॉन्सेप्ट होता है। जब कॉन्सेप्ट किसी आदमी के दिमाग में सेट हो जाता है ना दोस्तों, उसके क्वेश्चन बहुत कम गलत होते हैं, मान लो उस टॉपिक में, ठीक है। तो ये तो हो गई अपने बेसिक बात हो गई कि भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदाएं या लवण प्रभावित क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक की बात करें गुजरात, उसके बाद में अपने 2 नंबर पर आता है यूपी, ठीक है। और राजस्थान में बात करें अपन कि राजस्थान में लवण प्रभावित क्षेत्र या लवण प्रभावित मृदाएं कितनी पाई जाती है, तो राजस्थान में पाए जाते हैं 3.57 लाख हेक्टेयर में। उसके बाद में अपन बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत में पाया जाता है 67.45 लाख हेक्टेयर में मृदाएं पाई जाती है। ये तो दोस्तों अपने होगी बेसिक बात लवणीय मृदा की, ठीक है। ये हो गई अपने बेसिक बात होगी। ये हो गई अपने बेसिक बात, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं जो लवण मृदा है, लवणीय मृदा है, ठीक है। एक मैं थोड़ा दोस्तों इसका बेसिक सी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जो लवणीय मृदा है, ठीक है, लवणीय मृदा या लवणीय मृदा, ध्यान रखना क्या है लवणीय मृदा। इसको दोस्तों अपन ऊसर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊसर। जब अपन दोस्तों आगे अलग अलग वैज्ञानिकों के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दोस्तों, तो अपन को पता चला हिलगार्ड ने दिया था, एक गेथब्रुज नामक वैज्ञानिक था, उसने 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने ना आगे चल के लवणीय मृदा को 3 भागों में बांटते दोस्तों। कितने भागों में बांटते, 3 भागों में बांटते, ठीक है, 3 भागों में बांटते। एक तो हो जाएगी लवणीय मृदा, एक होती है दोस्तों क्षारीय मृदा, और एक होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, लवणीय प्लस क्षारीय सॉइल, ठीक है। ये चीजें अगर अपन आगे पढ़ेंगे तो फिर वैज्ञानिक आए थे 2, हिलगार्ड एक तो और एक गेथब्रुज नामक। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इनके अलग अलग नाम दिए थे, ठीक है दोस्तों। तो अपन बात करेंगे ऊसर वर्ड, जो ये ऊसर है आपको आगे पता चल गया कौन सी मृदा को ऊसर कहते हैं, ठीक है, कौन सी मृदा को ऊसर कहते हैं। अब दोस्तों अपन बात कर रहे थे ऊसर वर्ड की, ठीक है। तो ऊसर जो शब्द है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत, सॉरी ऊसर वर्ड है, ऊसर वर्ड ये संस्कृत भाषा के उस तरह से लिया गया, ठीक है। जो ऊसर वर्ड है दोस्तों वो संस्कृत भाषा के उस तरह से लिया गया है,
उस तरह से, ठीक है। जो संस्कृत वर्ड है, जो उसर, जो उसर वर्ड है ना, जो अपन लवणीय मृदा को कहते हैं दोस्तों, उसर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो उसर वर्ड है वो संस्कृत भाषा के उस तरह से लिया गया है, ठीक है, संस्कृत भाषा के उस तरह से लिया गया है। इस उस तरह का अर्थ होता है बंजर। क्या होता है? बंजर भूमि, ठीक है, बंजर, ठीक है, ध्यान रखना। बंजर या इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, स्टेरिलाइजेशन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो जो उस तरह, इसका अर्थ तो क्या था? बंजर। लवणीय मृदा को अपन उसर कहते हैं, ठीक है, उसर संस्कृत भाषा के उस तरह से बनाया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बंजर या स्ट्रीकलन, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, बेसिकली कॉन्सेप्ट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसर, उसर अपन को ज्यादा रखना है। उसर वर्ड है वो किस शब्द से मिलकर बना पहले तो, ठीक है, उस तरह से, और उस तरह किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का, तो ये ध्यान रखना अपन को, ठीक है। अब अपन दोस्तों बात करते हैं आगे अपनी लवणीय मृदा की। देखो दोस्तों, अपन बात करें किसकी? लवणीय की। अपन बात दोस्तों लवणीय मृदा, अपन ने देखा था पहले अम्लीय मृदा की डेफिनेशन, तो उसी प्रकार लवणीय मृदा की डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है कि लवणीय मृदा किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, लवणीय मृदा का पीएच हमेशा कितने? 8.5 से क्या होता है? अधिक होता है। लवणीय मृदा होती है दोस्तों, उसका पीएच मान 8.5 से कम होता है, ठीक है। लवणीय मृदा का पीएच, अपन बात करें लवणीय मृदा का पीएच की बात करें अपन, लवणीय मृदा के पीएच की बात करें दोस्तों, तो इसका पीएच होता है 8.5 से कम। लवणीय मृदा का पीएच कितना था? 8.5 से कम। और इसकी इसी की बात करें, इसी बोले तो विद्युत चालकता, क्या इसी बोले तो विद्युत चालकता, इसकी इसी क्या होती है? विद्युत चालकता, वो होती है 4 से अधिक। इससे क्या होती है दोस्तों? इससे होती है विद्युत चालकता, मतलब लवण होते हैं, लवणों के द्वारा एक करंट चलता है, इलेक्ट्रॉनों का इधर उधर से आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसकी इसी कितनी होती है? 4 डेसीसाइमेन, 4 डेसीसाइमेन प्रति मिनट, ध्यान रखना, ठीक है, डेसीसाइमेन प्रति मिनट से अधिक, ध्यान रखना, 4 डीएस को कहते हैं डेसीसाइमन प्रति मिनट, ठीक है, से अधिक होती है। और अपन बात करें सोडियम की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, तो सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है दोस्तों इसमें 15% से कम। यह हो गया अपने लवणीय मृदा की डेफिनेशन। क्या हुई? लवणीय मृदा की डेफिनेशन हो चुकी है दोस्तों। लवणीय मृदा किस मृदा को कहते हैं? लवणीय मृदा किस मृदा को कहते हैं दोस्तों? वह मृदा जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक हो तथा विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमेन प्रति मिनट से कम हो और मिलनशील सोडियम की मात्रा 15% से कम हो, उस मृदा को क्या कहते हैं? लवणीय मृदा कहते हैं, ठीक है। ये बोल रहा हूँ, लवणीय मृदा वह मृदा है जिसका पीएच मान 8.5 से कम हो, विद्युत चालकता इसी 4 डेसीसाइमन प्रति मिनट से अधिक हो और सोडियम की मात्रा 15% से कम हो, ठीक है दोस्तों। इसमें बात करने वाली है कि 4.5 डेसीसाइमन प्रति मिनट से अधिक ये होती है अपने करंट के लिए, करंट चालन के लिए, ठीक है, बोले तो सूचालक चालकता के लिए निर्भर करती है। जिस मात्रा में इसी की मात्रा अधिक होती है उसमें करंट आने की संभावना देर तो लवण, अपन मानते हैं कि प्योर शुद्ध वाटर लेते हैं दोस्तों, तो अपन प्योर शुद्ध वाटर में अगर करंट लगाने के बाद अगर उसमें हाथ डालेंगे तो करंट नहीं आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो वहां पे करंट आना चालू हो जाता है, क्योंकि लवण प्रभावित मृदाओं में करंट पे चलता है, सुचालक होती है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों अपने डेफिनेशन की बात। दोस्तों समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जो बंदे क्लास में पहली बार है उनके लिए स्पेशली ये मान लो रामबाण क्लास है दोस्तों, ये बहुत कम आपको ऐसे समझाने वाले मिलेंगे दोस्तों जो हर चीज को खोल खोल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो चीज को समझना जरूर होता है, हालांकि मेरे को पता लिख तो आ भी सकते हो, लेकिन लिखना क्या होता है ये पता नहीं होता आदमी को, तो आपको समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, बेसिक अपना हो गया, बेसिक चीज अपन ने कर ली। अब अपन दोस्तों बात करते हैं आगे चल के कि लवणीय मृदा बनने के कारण किस प्रकार से बनती है। लवणीय
मृदा बनने के कारण, लवणीय मृदा कैसे बनती है, किस क्या क्या कारण है, जैसे अम्लीय मृदा के वैसे लवणीय मृदा के कारण होंगे। ठीक है, तब अपन एक एक करके देखते हैं लवणीय मृदा के बनने के क्या क्या। जिस प्रकार अपन अम्लीय मृदा के देखे थे, पेत्र पदार्थ हो गया, अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग हो गया, तो वही चीजें यहाँ देखेंगे कि अपन लवणीय मृदा किस प्रकार से बनती है। ठीक है, तो पहले अपन बात करें लवणीय मृदा के बनने की, तो पहला हो गया दोस्तों इसमें शुष्क जलवायु। पहला हो गया अपना वायु या वर्षा की कमी। तो मान लो कि शुष्क जलवायु और वर्षा की कमी कैसे बनेंगे। अपन ने पहले समझा था, उसने देखा था कि शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें शुष्क क्षेत्र वर्ड है, तो शुष्क क्षेत्र वर्षा कैसे आ जाते हैं, जैसे मानो इधर देखो कि कोई शुष्क क्षेत्र, अब शुष्क क्षेत्र में स्वाभाविक बात है वर्षा नहीं होती होगी, तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा की क्या होगी, वर्षा कम, वर्षा कम। और वर्षा कम हो रही है तो ये बताओ मेरे को कि यहाँ पे तापमान क्या अधिक रहेगा, भाई शुष्क क्षेत्र है तो तापमान अधिक रहेगा, तापमान अधिक रहेगा। अधिक तापमान की वजह से जो लवण और क्षार घुल के मृदा में जाते हैं, जो लवण और क्षार घुल के मृदा में जाते हैं वो जल के काट जाते हैं। तो जैसे ही जल का यहाँ से हो जाएगा वाष्पीकरण, क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण, जल का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण। और जैसे जल का वाष्पीकरण हो जाएगा तो पीछे रह जाएंगे कौन, लवण और क्षार, लवण और क्षार। तो इस प्रकार से हो सकता है तो लवणी, अब लवण और क्षार का निर्माण होना, लवणी मृदा बन गई अपने आप ही। भाई शुष्क क्षेत्रों में कम वर्षा होने के कारण वहां का टेम्परेचर क्या रहता है, अधिक। भाई शुष्क क्षेत्र है, कम वर्षा होगी तो तापमान वहां का अधिक रहेगा, और तापमान अधिक होने की वजह से जो वाष्पीकरण की क्रिया के दौरान, क्या है, जल तो चला जाता है वापस वायुमंडल में, बोलो तो H2O, तो ठीक है, और मृदा में शेष रह जाते हैं मृदा की सतह पर लवण प्लस क्षार। एक कारण तो ये हो सकता है। ठीक है, ये वर्षा वाला या शुष्क क्षेत्र इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, शुष्क का जलवायु या कम वर्षा के कारण। दोस्तों चीजों को समझना जरूरत है, स्क्रीनशॉट ले लो, काम में आएगी। अगली देखो दोस्तों, एक कारण समझ लिया किस कारण से बनती है, भाई शुष्क क्षेत्रों में भी लवणीय मृदा बनती है। और शुष्क क्षेत्रों में कौन सा कण पाया जाएगा भाई, एरिडीसोल, ध्यान रखना, मृदा कण कौन सा पाया जाएगा, एरिडीसोल। अगला देखो दोस्तों, बहुत समय तक कम वर्षा। दोस्तों मान लो कि भाई ऐसे कि जैसे यहाँ तो चलो वर्षा हो गई लेकिन फिर वापस लवण क्षार घुल के नदी चला जाता है, फिर वापस वर्षा नहीं आती तो वापस लवण क्षार घुल गया, तो कुछ समय के लिए यहाँ पे लवणीय मृदा बनती है, फिर वापस वर्षा की वजह से वापस वो अम्लीय हो जाती है, या उनको लवण क्षार उदासीन हो जाती है। लेकिन मान लो कोई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर बहुत लंबे समय तक वर्षा हो ही कम रही है, ठीक है, तो कम वर्षा होने की वजह से जो लवण और क्षार रहेंगे दोस्तों, कम वर्षा होने की वजह से तो वही प्रक्रिया होगी, कम वर्षा होगी तो लवण और क्षार मृदा की सतह पर ऊपर रहेंगे, उनका निक्षालन होगा ही नहीं। बहुत कम वर्षा हो रही है तो उनका निक्षालन नहीं होगा, लवण और क्षारों का निक्षालन। भाई बारिश बहुत कम हो रही है, बहुत कम होने की वजह से लवण और क्षारों का निक्षालन नहीं होगा, और जब लवण और क्षारों का निक्षालन नहीं होगा तो मृदा क्या है, मृदा किस प्रकार की रहेगी, अम्लीय प्रकार की रहेगी। ठीक है, ये होगा अपना दूसरा कारण। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा देखो तो फिर तीसरा हो जाएगा दोस्तों जल निकास। जल निकास की कमी। अब जल निकास की कमी कैसे होगी, जल निकास
जल निकास की कमी। अब जल निकास की कमी कैसे होगी दोस्तों, मान लो कि अपनी कोई मृदा है, ठीक है, अपनी कोई मृदा है, ठीक है, मृदा में उचित जल निकास नहीं है, मान लो मृदा में क्या है, खेत है, ये मानो खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था नहीं है। अब जब खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था नहीं है तो दोस्तों जो लवण और क्षार रहते हैं वो कुछ समय के लिए हो सकता है घुल के नीचे चले जाए, लेकिन अगर मृदा में लंबे समय तक पानी भरा रहेगा और उचित जल निकास की व्यवस्था नहीं रहेगी तो लवण और क्षार घुलने तो नहीं, वो प्लस में उस लवण को ही कैसे कर देंगे, लवणीय जल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे रे, लवणीय जल में। या ऐसे मान लो कि कुछ समय के लिए तो चले जाएंगे मृदा में, लेकिन जैसे जैसे उसमें मात्रा पानी की मात्रा भरी रहेगी तो उसमें लवण और क्षार घुल जाएंगे और वापस वो नीचे नहीं जा पाएंगे। अरे मृदा के अंदर लवण और क्षार, ठीक है, बारिश हो रही है, बारिश का पानी मृदा के साथ जल भी जाएगा उन लवणों के साथ, तो वो नीचे चले जाएंगे। क्योंकि जब कोई मान लो कि अपने पानी की जल निकास की व्यवस्था पूरी है ही नहीं, कुछ समय के लिए मृदा में जाएगा, लेकिन दोस्तों पूरे समय तक मान लो बारिश में पानी भरे जा रहे तो मृदा में जल निकास की व्यवस्था होने के लिए, हालांकि वो जल के समय में कुछ जब तक तो भरा रहेगा, जब तक जल पानी रहेगा खेत में तब तक तो लवण क्षार नहीं चलेंगे, और जैसे ही पानी जल निकास अपना नहीं कर पाए, अगर अपन जल निकास कर देंगे तो लवण क्षार घुल के जल निकास के जल का निष्कासन करेंगे तो उसके साथ ही बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मान लो कि जल निकास की व्यवस्था नहीं है, और जल निकास की व्यवस्था नहीं है तो दोस्तों जल तो आखिरकार एक दिन उड़ ही जाएगा बारिश के कारण, लेकिन लवण और क्षार को मृदा पे छोड़ जाएगा। बोले हम तो चले परदेसी तुम ठहरो, ठीक है, तो जल तो चला जाएगा लेकिन लवण और क्षार को वहीं छोड़ जाएगा, ध्यान रखना। तीन कारक पढ़ लिए आपने, तीन कारण पढ़ लिए। तीन कारण कौन कौन से पढ़ लिए, शुष्क जलवायु, वर्षा की कमी से बहुत कम समय तक कम वर्षा होना, जल निकास की कमी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों चौथा कारण क्या है इसका, चौथा हो जाएगा दोस्तों उच्च भूस्तर, उच्च भू जल स्तर, उच्च भू जल स्तर। उच्च भू जल स्तर कैसा होगा दोस्तों, देखो इधर देखो, अपन समझते हैं। मान लो कि कोई मृदा है, उसमें इतना सा थोड़ा सा खोदते 10-15 फीट खोदते हुए नीचे का तद पानी आ जाता है, तो उन क्षेत्रों में दोस्तों क्या है कि लवण और क्षार बनने की आशंका अधिक रहती है। क्यों, क्योंकि जल ऑलरेडी उस मृदा में दोस्तों नीचे गहराई में पड़ा हुआ है, नीचे गहराई ज्यादा गहराई में नहीं, ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो उसमें जो जल भू स्तर है वो क्या ऊपर है, और ऊपर होने की वजह से जल का जो अपन डालेंगे उनकी लीचिंग नहीं हो पाएगी, जल नीचे नहीं जा पाएगा, और जब जल नीचे ना जा पाएगा तो जल तो वाष्पीकरण के दौरान जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे उठ जाएगा, लेकिन वो लवण और क्षार मृदा में ही रह जाएंगे। अब लवण और क्षार क्या रह जाएंगे, लवण और क्षार मृदा में रह जाएंगे। और इस व्यवस्था के लिए दोस्तों उच्च भूजल स्तर के लिए तो अपन को अपने खेत में अगर लवण से बचाना है तो उच्च जल निकास होना जरूरी है, उच्च जल निकास होना जरूरी है। क्योंकि जैसे नीचे अपन को पता है कि पानी नीचे नहीं जा सकता, अपनी मृदा में थोड़े ही नीचे पानी अधिक है, तो अपन क्या करेंगे, मृदा में पानी डालेंगे और पानी के साथ जैसे ही लवण और क्षार घुलेंगे तो अपन जल निकास के द्वारा लवण और क्षारों को उसके साथ निकाल देंगे, ठीक है, जिससे अपनी मृदा के क्षारीय प्रकृति की अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी, ठीक है, तो इससे बचाया जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना उच्च जल निकास स्तर का, क्वेश्चन आया था बहुत बार, पता नहीं चलता लोगों को कि ये भी एक अम्लीय मृदा का कारण है। क्योंकि दोस्तों अपने 4 हो गए, ध्यान रखना 4 का। 5वां देखते हैं, 5वां कौन सा अपना, 4 कारण पढ़ लिए, 5वां कारण देखो, मृदा प्रोफाइल कड़ी परत। अरे दोस्तों मृदा प्रोफाइल की कड़ी परत से कैसे मृदा अम्लीय बन सकती है। अपन लगातार एक ही एक क्षेत्र में या लगातार एक ही एक जोन में बुआई किए जा रहे, तो हल्की जो कूड़ रहती है दोस्तों वो मिनिमम एक डेप्थ तक, एक गहराई तक क्या है नीचे, एक गहराई के बाद वहां पे क्या है एक कठोर परत बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों, कठोर परत बन जाती है।
है कठोर परत बन जाती है गहरी जुताई नहीं करने से। अपन एक से स्तर से एक गहराई तक जुताई करते हैं, ठीक है। एक गहराई से जुताई करते हैं तो वहां पे नीचे कड़ी परत बन जाती है दोस्तों। क्या बन जाती है? कड़ी परत बन जाती है। और कड़ी परत बनने की वजह से जैसे अपन मृदा में पानी डालेंगे तो ये कड़ी परत क्या है, जल को भी नीचे नहीं जाने देगी, जल को भी नीचे नहीं जाने देगी। और प्लस जो लवण क्षार रहेंगे, जो लवण क्षार रहेंगे, जो लवण और क्षार होते हैं उनको भी ये नीचे नहीं जाने देती। इस वजह से मृदा किस प्रकार की बन जाती है? अम्लीय प्रकृति की बन जाती है। मृदा किस प्रकृति की बन जाती है? अम्लीय प्रकृति की बन जाती है। तो मृदा प्रोफाइल अगर मृदा में है तो इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? ध्यान रखना दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है कि अपन गहरी जुताई करेंगे, ठीक है। सब सॉइलर यंत्र से गहरी जुताई करके मृदा की कड़ी परत तोड़ देंगे तो उससे अपन को क्या है, जब मृदा की कड़ी परत टूट जाएगी तो लवण और क्षारों की वर्षा जल के दौरान लीचिंग हो जाएगी। ध्यान रखना, एक ये याद कर लेना, सब सॉइलर, सब सॉइलर ये कोई यंत्र है। आप क्वेश्चन बहुत बार पूछा था मृदा की कड़ी परत तोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना, सब सॉइलर यंत्र। जिससे फिर अपन जैसे खेत में पानी डालेंगे ऊपर वाले लवण क्षारों को वो घोल के ले जाएगा लीचिंग की क्रिया के द्वारा नीचे, ठीक है। अगला देखो दोस्तों 6 नंबर वाला, 5 कारण पढ़ लिया मैंने, छठा कारण देखो मूल पदार्थ की प्रकृति। मूल पदार्थ की प्रकृति। तो दोस्तों मूल पदार्थ की प्रकृति कैसे प्रभावित होगी? मान लो कि चट्टान ही क्षारीय प्रकृति की है, जिससे बाप वैसा बेटा ना, ठीक है ना, जैसा बाप वैसा बेटा, लक्षण तो आते हैं घर वालों के, तो जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा। मान लो चट्टान ही क्षारीय प्रकृति की है तो बनने वाली मृदा भी कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति की होगी, ठीक है। जैसे इसमें पाए जाने वाले खनिज किस प्रकृति के रहेंगे रे? लवणीय प्रकृति के, ठीक है। लवणीय प्रकृति की रहने की वजह से मृदा बनेगी वो किस प्रकृति की बनेगी? लवणीय प्रकृति की बनेगी, लवणीय प्रकृति की ही बनेगी, ठीक है। ध्यान रखना, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी चट्टान रहेगी वैसी तेरी मृदा बनेगी। जो बोएगा वही तो खाएगा, तो क्या खा लेगा। अगला देखो दोस्तों 7 नंबर का। 7 नंबर कौन सा है? क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। अरे घर वाले कहते ये चीज तो अपन सुनते आ रहे हैं। हर चीज की लिमिट होती है, लिमिट में चीज अच्छी लगती है। अपन बिना बहस समझे डाले जा रहे हैं, उसमें डाले जा रहे हैं, नाइट अपन डाले जा रहे हैं, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो मृदा किस प्रकृति की बन जाएगी? हाँ, एक मात्रा में अपन को क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। वो अपने सही साबित होता है क्योंकि अम्ल रहेंगे, क्षार, अम्ल और क्षारों की क्रिया करने के दौरान मृदा अपनी उदासीन बन जाती है। उदासीन सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। नंबर 8 की बात करें दोस्तों, जल रिसाव। जल के रिसाव से अब उस जल के रिसाव से कैसे होती है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि अपन तो नहीं है, लेकिन जो हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर क्षेत्र है उनमें क्या है कि नहर है। नहर के आसपास में जो भी क्षेत्र रहते हैं दोस्तों वहां पे रहती है सेम की समस्या। क्या रहती है? सेम की समस्या। जो नहरी क्षेत्र है वहां पे रहती है सेम की समस्या। अब सेम की समस्या क्या होती है कि वहां से जो नहरी क्षेत्र रहता है, नहर के जो साइड वाले कहते थे उनमें रिस के जल निकलता रहता है, रिस के, ठीक है। रिस के मतलब से जल निकलता रहता है, ठीक है। जब रिस कर जल का निकलता रहता है उन खेतों में, तो एक सीमित तक तो ठीक है, वो ऑब्जर्व कर लेंगे खेत, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब लगातार अपन जल डालेंगे, कितना जल मृदा में जाएगा, हो सकता है 1 दिन चले जाए, 2 दिन चले जाए, लेकिन आखिर में नहीं जाएगा। अब जल नहीं जाएगा तो नहीं जाने की वजह से वहां पे जो लवण और क्षार रहेंगे वो घुल के मृदा में ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। हम लोग दोस्तों बहुत बार अपन देखते हैं कि जो नहरें होती है, नहरें है ना,
केनाल, नहरें होती है, नहरों के किनारे पर या ये बोल सकते हैं अपन नहरों के किनारे सपेता के पेड़ लगाए जाते हैं। सफेदा के पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? सफेदा के पेड़ दोस्तों, सफेदा मात्र पादप ऐसा होता है जो लगभग सर्वाधिक जल का अवशोषण करता है। सर्वाधिक, तो जो अपनी ये सेम की समस्या होती है उस क्षेत्र में, सेम समस्या के क्षेत्र में अपन किस पादप का प्रयोग कर सकते हैं? सफेदा का, यूकेलिप्टिस का, ठीक है, सफेदा, क्योंकि ये जल को ऑब्जर्व कर लेता है, जल को, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि नहर के किनारे सर्वाधिक सफेदा के पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? कि जो जल रिसाव हो रहा है, जो नहर के क्षेत्रों से, नहर के किनारे से जो जल का रिसाव होता है दोस्तों, वो सफेदा के प्लांट अधिक जल का अवशोषण करके उसको वाष्पीकरण कर देता है, ठीक है, जिससे वहां पे सेम की समस्या को कुछ हद तक सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। ये हो गया दोस्तों अपने क्या लवणीय मृदा बनने के कारण, कि लवणीय मृदा बनती है, किस प्रकार से बनती है, क्या क्या कारण है कि लवणीय मृदा बनती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे लवणीय मृदा का निर्माण। क्या बात करेंगे? लवणीय मृदा का निर्माण। लवणीय मृदा का निर्माण। लवणीय मृदा बनने के दोस्तों 4 स्टेप है। कितने स्टेप है? 4 स्टेप पर लवणीय मृदा बनने के, ठीक है। सोलनीकरण होती है, एल्कीकरण होता है, ठीक है, और निक्षालन होता है, लवणों का जमा, निम्नीकरण होता है, और एक होता है रिग्रेडेशन। एक होता है रिग्रेडेशन। एक क्या होता है? रिग्रेडेशन। एक एक में एक बार बता दो आपको दोस्तों कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में अपन अगर टाइम मिला आज तो आज कर लेंगे, वरना कल तो करना ही है। एक देखो, पहला इसमें कितने लवणीय मृदा बनने के कितने कारण है, वो कितने प्रकार है, ठीक है, या कितनी स्टेप है, मान लो जो लवणीय मृदा बनने की स्टेप हो कितनी है दोस्तों? 4 स्टेप है। कितनी है? 4 स्टेप। किस वैज्ञानिक के अनुसार तो ध्यान रखना, डी सिग्मोइड के अनुसार, डी सिग्मोइड के अनुसार, डी सिग्मोइड के अनुसार मृदा बनने की 4 प्रोसेस है। कौन कौन सी है उनके बारे में 4 स्टेप से गुजरती है, तब जाके लवणीय मृदा बनती है। देखो पहली है अपनी लवणीकरण। लवणीकरण पहली कौन सी है? लवणीकरण या सोलिनाइजेशन। दूसरी है दोस्तों अपनी क्षारीय लवणों का निर्माण। क्षारीय लवणों का निर्माण, ठीक है। तीसरी स्टेप है दोस्तों अपनी निक्षालन। या लवणों का न्यूनीकरण। लवणों का न्यूनीकरण। और चौथी स्टेप अपनी रिग्रेडिंग, सॉरी चौथी अपनी लवणों का न्यूनीकरण। ये अपने लिखनी है ना, न्यूनीकरण या नमनीकरण एक ही बात होती है। चौथी स्टेप हो जाएगी अपनी रिग्रेडेशन। रिग्रेडेशन, ठीक है। कौन सी चौथी स्टेप? रिग्रेडेशन। अब अपन दोस्तों इनके बारे में एक एक के बारे में तो आज तक टाइम नहीं है कि एक एक के बारे में डिस्क्राइब कर सके। पहले क्लास 30-35 मिनट की हो चुकी है, तो अपन कल देखेंगे लवणीकरण क्या होता है, क्षारीय लवणों का निर्माण कैसे होता है मृदा में, निक्षालन और लवणों का न्यूनीकरण क्या है, रिग्रेडेशन क्या है। डिग्रेडेशन में सोडियम की मात्रा वापस हटाने के बाद वापस सोडियम की मात्रा आगे पहुंच जाती है, उसे कहते हैं अपन रिग्रेडेशन। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।